एक गांव में आलिया और ऐश्वर्या नाम की दो बहनें रहती थी। दोनों बहनें अनाथ थी। वो दोनों बहनें दूसरों के घरों में काम करती थी और उसी से अपना गुजारा करती थी। दोनों हमेशा दूसरों की मदद करती थी। दोनों बहनों में आपस में बहुत प्रेम था। आलिया, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा एडमिशन किसी स्कूल में करा दूँ। तुम सबसे पहले अपनी शिक्षा पूरी करो। घर का काम मैं संभाल लूंगी। नहीं दीदी, अगर पढ़ाई करनी है तो हम दोनों करेंगे। आपका भी पढ़ाई में बहुत मन है, इसीलिए मैं अकेले पढ़ाई नहीं करूंगी। जिद मत करो आलिया, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, इसीलिए तुम्हें स्कूल भेजना चाहती हूँ। उसके बाद वो आलिया का गांव के ही एक सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा देती है। अब आलिया स्कूल जाने लगती है और ऐश्वर्या घर चलाने के लिए दूसरों के घरों में काम करती है। एक दिन दोनों बहनें बाजार से राशन लेने जा रही थी कि तभी रास्ते में उन्हें एक घायल मासूम बिल्ली दिखाई देती है। अरे, लगता है ये बिल्ली बहुत जख्मी है। हाँ दीदी, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। दोनों बहनें बिल्ली को उठाकर अपने घर ले आती हैं। उसके बाद उसकी मरहम पट्टी करती हैं और उसे खाना भी देती हैं। दोनों बहनें उस बिल्ली का बहुत ख्याल रखती हैं। कुछ दिनों बाद वो बिल्ली पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है। एक दिन वो बिल्ली भागने लगती है। अरे दीदी, देखो, हमारी बिल्ली भाग रही है। कोई बात नहीं बहन, उसे जाने दो। वो अपने परिवार के पास जाना चाहती है। थोड़ी देर में बिल्ली वापस लौट आती है। फिर ऐश्वर्या उसे खाना खिलाती है, लेकिन बिल्ली खाना नहीं खाती। अरे, क्या हुआ? कोई परेशानी है तुम्हें? दीदी, लगता है ये कुछ बोलना चाहती है। क्या हुआ बिल्लो? क्या बताना चाहती हो? तभी बिल्ली वहाँ से जाने लगती है। दीदी, मुझे लगता है ये बिल्ली हमें कुछ दिखाना चाहती है। चलो दीदी, इसका पीछा करते हैं। दोनों बहनें बिल्ली का पीछा करने लगती हैं। चलते चलते वो बिल्ली दोनों को एक जंगल में ले जाती है। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये बिल्ली हमें यहाँ जंगल में क्यों लेकर आई है? कहीं ये बिल्ली कोई चुड़ैल तो नहीं है ना? तुम सही कह रही हो। पता नहीं ये इस जंगल में क्यों लेकर आई है हमें। मुझे तो अपने घर का रास्ता भी नहीं पता। अब हम कहाँ जाएंगे? चलो दीदी, यहाँ से लौट चलते हैं। दोनों बहनें वहाँ से भागने लगती हैं। तभी वो बिल्ली जादू से उन दोनों के सामने प्रकट हो जाती है। ये देखकर दोनों बहनें बुरी तरह से डर जाती हैं। बचाओ, बचाओ हमें! दीदी, ये बिल्ली तो चुड़ैल निकली। अब हम क्या करेंगे दीदी? मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। कौन हो तुम? क्या चाहती हो हमसे? हमें यहाँ क्यों लेकर आई हो? तभी वो बिल्ली एक जादूगर बन जाती है। उसे देखकर दोनों बहनें चिल्लाने लगती हैं। बस, चिल्लाना बंद करो। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? आप हमें क्यों मारना चाहते हो? हमने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया। हम तो पहले से ही अनाथ हैं। हमारी विनती है, हमें कुछ मत करना। बेटा, मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए नहीं लेकर आया हूँ। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। तुम दोनों पहले शांत हो जाओ। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। बस तुम दोनों मेरे साथ चलो। नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। तुम एक जादूगर हो, मुझे सब पता है। तुम हमारी बलि देना चाहते हो। हमें माफ करो, हमें घर जाना है। देखो बेटा, मैं मानता हूँ कि मैं एक जादूगर हूँ, लेकिन मेरी माँ मुझसे भी बड़ी जादूगरनी है।
दरअसल उनकी तबीयत बहुत खराब है, वो मरने वाली हैं। लेकिन उन्होंने कहा था कि वो मरने से पहले तुम दोनों बहनों से मिलना चाहती हैं। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी माँ की अंतिम इच्छा पूरी करो। उसके बाद मैं तुम्हें खुशी खुशी तुम्हारे घर छोड़ कर आऊँगा। नहीं नहीं, हमें तुम्हारी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। दीदी भी आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगी। दीदी, ये आदमी हमें पागल बना रहा है। देखो, अगर तुम सच बोल रहे हो तो हम तुम्हारे साथ चलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी करना एक पुण्य का काम होता है। जादूगर अपने जादू से वहाँ 2 जादुई झाड़ू प्रकट करता है। तुम दोनों बहनें अपनी अपनी झाड़ू पर बैठ जाओ। दोनों बहनें जादुई झाड़ू पर बैठ जाती हैं और जादूगर के पीछे चलने लगती हैं। जादूगर उन दोनों को अपने घर ले जाता है। वहाँ पर एक बूढ़ी जादूगरनी दिखती है। माँ, देखो माँ, मैं दोनों बहनों को ले आया हूँ। प्रणाम बूढ़ी अम्मा। खुश रहो बेटियों। अम्मा, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? हम तो आपको जानते तक नहीं। तुम मुझे नहीं जानती, ये बात मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारी माँ मेरे पास जादू सीखने आती थी। वो बहुत ही अच्छी और नेक दिल की औरत थी। मरने से पहले वो मुझे कुछ दे कर गई थी। अब समय आ गया है कि वो चीजें मैं तुम्हें वापस लौटाऊं। जादूगरनी अपने जादू से 2 जादुई गुलाब के फूल प्रकट करती है। ये लो बेटा, ये जादुई गुलाब हैं। तुम इनको किसी खुले मैदान में रख देना। उसके बाद तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि क्या होता है। दोनों बहनें अपना अपना गुलाब का फूल ले जाती हैं और उस गुलाब को किसी खुले मैदान में रख देती हैं। गुलाब के रखते ही दोनों गुलाब 2 बहुत बड़े गुलाब के घर बन जाते हैं। अरे वाह, कितने सुंदर घर है दीदी। चलो बहन, अंदर चलकर देखते हैं। उसके बाद दोनों बहनें अपने अपने गुलाब घर में चली जाती हैं। गुलाब घर के अंदर बहुत सारी धन दौलत भरी हुई थी और गुलाब घर से वो जो भी मांगती थी बदले में उन्हें वो मिल जाता था। ऐश्वर्या गरीब लोगों की मदद करने लगी थी। एक दिन कुछ औरतें भीख मांग रही थी। देखो तो जरा, कितनी बेसहारा है ये। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। ऐश्वर्या अपने जादुई गुलाब घर के अंदर जाती है। हे जादुई गुलाब घर, क्या तुम इन गरीब औरतों की मदद के लिए मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? हाँ, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए ही हूँ। उसके बाद जादुई गुलाब घर से बहुत सारी धन दौलत प्रकट होती है। ऐश्वर्या उन पैसों को ले जाकर उन गरीब औरतों में बांट देती है। तुम ये पैसे रख लो और अपना कोई काम शुरू करो। आज के बाद तुम कभी भी भीख मत मांगना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन। वहीं दूसरी तरफ आलिया धीरे धीरे बहुत घमंडी हो जाती है और दूसरों की मदद भी नहीं करती। एक दिन आलिया शॉपिंग करने जा रही थी, तभी उसे रास्ते में एक बुढ़िया दिखाई देती है। बिटिया मैं बहुत भूखी हूँ बिटिया, मुझे कुछ खाना दे दे। खाना नहीं है तो पैसे दे दे बिटिया। क्यों रे बुढ़िया, मेरे पास क्या पैसों का पेड़ लगा है जो तुझे उसमें से तोड़ कर दे दूं? मेहनत तो की नहीं जाती, भीख मांगने की आदत पड़ी हुई है। आलिया जादुई गुलाब घर के अंदर जाती है और बहुत सारे पैसे मांगती है। उन पैसों को वो अपने दोस्तों के साथ पार्टीज में उड़ा देती है और बहुत सारी शॉपिंग भी करती है। एक दिन जादुई गुलाब घर बहुत गुस्सा हो जाता है। आलिया, तुम मेरा गलत फायदा उठा रही हो। तुम कभी भी किसी की मदद नहीं करती।
ये गलत बात है। अरे अपनी बकवास बंद कर, मुझे ज्यादा ज्ञान मत बांट। तू सिर्फ मेरी मौज मस्ती के लिए ही बना है, इसीलिए जो मैं कहूँगी चुपचाप वही कर। आलिया की ये बात सुनकर गुलाब घर को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद आलिया की सारी कीमती चीजें भी वहाँ से गायब हो जाती हैं और आलिया बहुत गरीब हो जाती है। वो रोते रोते अपनी बहन के गुलाब के घर के अंदर जाती है, लेकिन घर के अंदर जाते ही उसे एक जोरदार करंट लगता है और वो दूर कहीं जाकर गिर जाती है। दीदी बाहर आओ, दीदी जल्दी से बाहर आओ। दौड़ते दौड़ते ऐश्वर्या घर से बाहर आती है। क्या हुआ बहन, तू चिल्ला क्यों रही है? आलिया अपनी बड़ी बहन को वो सारी बातें बताती है। ये तुम्हारी ही गलती है, तुझे पता है लालच करना बहुत गलत है। आज तेरे ही लालच की वजह से तेरी ये हालत हुई है। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं आज के बाद कभी भी लालच नहीं करूँगी। ठीक है बहन, अब से तुम मेरे साथ मेरे ही गुलाब घर के अंदर रहना। उसके बाद से दोनों बहनें खुशी खुशी अपने गुलाब घर के अंदर रहने लग जाती हैं। रिधि के पैदा होते ही उसकी माँ का देहांत हो जाता है। घर के सभी लोग रिधि को ही उसकी माँ के मरने का कारण मानते हैं और रिधि से सब लोग नफरत करते हैं। रिधि जब थोड़ी बड़ी हुई तो उससे घर का सारा काम करवाया जाने लगा। रिधि जब अपने जैसे बच्चों को स्कूल जाते हुए देखती थी तो उसे बहुत दुख होता था। और जब रिधि के पिता ने दूसरी शादी की तो रिधि के दुख और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। रिधि की सौतेली बहन और सौतेला भाई स्कूल जाते थे। उन्हें बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से घर में पाला जाता था। रिधि बहुत दुखी रहती थी। एक दिन रिधि ने अपनी सौतेली माँ से कहा, माँ मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ और खूब पढ़ना चाहती हूँ। तू क्या करेगी पढ़ लिख कर? अगर तू स्कूल जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? तेरा बाप। जा, घर बहुत गंदा पड़ा है, जाकर झाड़ू लगा। रिधि रोते रोते झाड़ू लगाती है। उस दिन वो पूरे दिन खाना भी नहीं खाती और अपनी माँ के फोटो के आगे बहुत रोती है। माँ तुम कहाँ हो माँ? काश तुम मेरे पास होती, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है माँ। रिधि रोते रोते वहाँ सो जाती है। तभी सुबह सौतेली माँ के चिल्लाने की आवाज आती है। अरे ओ महारानी, कहाँ मर गई तू? अभी तक नहीं उठी, जल्दी उठ। रिधि घबराकर जल्दी से उठती है और भागी भागी अपनी माँ के पास पहुँचती है। क्या हुआ माँ? हुआ कुछ नहीं, तूने अभी तक घर की सफाई नहीं की है। अब जल्दी से झाड़ू उठा और पूरे घर की सफाई कर दे। मैं अभी बाजार से होकर आती हूँ, उससे पहले घर की साफ सफाई हो जानी चाहिए, समझी? जी माँ, हो जाएगा। फिर रिधि घर की सफाई करने के लिए झाड़ू इधर उधर ढूंढती है, लेकिन उसे झाड़ू कहीं नहीं मिलती। वो बहुत उदास हो जाती है। तभी उसे सोफे के पीछे एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है। वो उसके पीछे जाकर देखती है तो वहाँ एक झाड़ू रखा होता है। वो नई झाड़ू देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, अरे वाह, कितना सुंदर झाड़ू है, आज मैं इसी झाड़ू से झाड़ू लगाऊंगी। ये कहकर रिधि जैसे ही वो झाड़ू अपने हाथ में लेती है, उसमें से एक आवाज आती है। रुको रिधि, मैं कोई मामूली झाड़ू नहीं हूँ, मैं एक जादुई झाड़ू हूँ और मुझे तुम्हारी माँ ने तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। अब तुम्हें घर का कोई काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं तुम्हारा सारा काम कर दिया करूँगा। इतना बोलकर झाड़ू मिनटों में पूरे घर की सफाई कर देता है। ये देखकर रिधि बहुत खुश होती है। फिर रिधि की सौतेली माँ
बाजार से घर वापस आ जाती हैं, तो देखती हैं कि घर बहुत ही ज्यादा चमक रहा है। ये देखकर वो हैरान हो जाती हैं और कहती हैं, घर की तो सफाई हो गई, अब जा बाथरूम में बहुत सारे कपड़े रखे हैं, उससे भी धो दे। फिर रिधि बाथरूम में कपड़े धोने जाती है और जैसे ही कपड़े धोने बैठती है तो वो देखती है कि जादुई झाड़ू उसके बगल में ही रखा है। ये देखकर रिधि बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर जादुई झाड़ू कपड़ों को भी चुटकियों में साफ कर देता है। अब रिधि को घर में कोई भी काम करना नहीं पड़ता था, सारा काम जादुई झाड़ू कर दिया करता था। रिधि की सौतेली माँ को ये सब हजम नहीं होता कि आखिर इतना सारा काम ये लड़की इतनी जल्दी और इतने अच्छे से कैसे कर देती है। फिर उसका शक उस पर बढ़ने लगता है और वो रिधि पर नजर रखने लगती है और एक दिन गुस्से में आकर वो रिधि को बहुत डांटती है और उसकी पिटाई भी करती है और उससे पूछती है, बता मुझे तेरा सारा काम कौन कर देता है, कौन तेरी मदद करता रहता है, बता जल्दी। कोई नहीं माँ। मुझसे झूठ बोलती है, अभी रुक, अभी तुझे बताती हूँ। फिर वो रिधि को बाथरूम में बंद कर देती है। रिधि बाथरूम में रो रही होती है कि तभी जादुई झाड़ू वहाँ आ जाता है। चुप हो जाओ रिधि, जिसने तुम्हारा ये हाल किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर जादुई झाड़ू रिधि की सौतेली माँ के कमरे में जाता है और सौतेली माँ की खूब अच्छे से धुलाई करने लगता है, जिससे वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे अरे बचाओ मुझे, अरे कोई मुझे बचाओ, अरे कोई है। अब जब भी सौतेली माँ रिधि को सताती तो जादुई झाड़ू सौतेली माँ की खूब पिटाई कर देता था और जादुई झाड़ू सौतेली माँ को दिखाई भी नहीं देता, झाड़ू सिर्फ रिधि को ही दिखाई देता था। फिर एक दिन रिधि की सौतेली माँ रिधि को छत पर लेकर जाती हैं और उसे धक्का दे देती हैं। रिधि छत से नीचे गिर रही होती है कि तभी जादुई झाड़ू अपने जादू से रिधि को बचा लेता है और उसकी सौतेली माँ को हवा में उल्टा लटका देता है और उसे भी छत से नीचे गिराने ही वाला होता है कि तभी रिधि कहती है, हे जादुई झाड़ू, तुम मेरी माँ को मत गिराओ, उन्हें चोट लग जाएगी। ठीक है रिधि, तुम कहती हो तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। अगर इसने दोबारा तुम्हें चोट पहुँचाने की कोशिश की तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। फिर रिधि की सौतेली माँ रिधि से माफी मांगती है। रिधि अपनी सौतेली माँ को माफ कर देती है। फिर रिधि की सौतेली माँ रिधि को कभी नहीं सताती और रिधि स्कूल भी जाने लगती है। फिर सभी लोग एक साथ हंसी खुशी से रहने लगते हैं। ये कहानी परी लोग की है। परी देश में रहने वाली जैस्मिन नाम की एक परी वहाँ पर स्कूल चलाया करती थी। फिर एक शाम जब वो अपने स्कूल से घर वापस लौट रही थी, तभी अचानक रास्ते में एक भयानक राक्षस उसे रोक लेता है। उस राक्षस का चेहरा दिखने में पूरी तरह से बदसूरत था। मुझे तेरे जैसी ही खूबसूरत परी की तलाश थी। तुझे मार कर मैं अपनी चुड़ैल को तेरा मांस खिलाऊंगा, फिर तेरे शरीर की सारी खूबसूरती मेरी चुड़ैल के अंदर आ जाएगी और वो बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। राक्षस की ये बातें सुनकर जैस्मिन परी के हाथ पैर कांपने लगते हैं। देखो, मैंने तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, फिर तुम अपने स्वार्थ के लिए मेरी जान क्यों लेना चाहते हो? मेहरबानी करके मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। मैं एक राक्षस हूँ, मैं बहुत ही मतलबी और बेरहम हूँ। मैं हमेशा सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता हूँ। तेरे रोने धोने का मुझ पर कोई भी असर नहीं होने वाला, समझी? उसके बाद वो राक्षस जैस्मिन परी को रस्सियों से बांध देता है
और उसे जमीन में घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन तभी अपने जादुई गुब्बारों से जा रहा परी देश का राजकुमार ये सब कुछ देख लेता है। अरे ये क्या, ये दुष्ट राक्षस उस मासूम परी को घसीटते हुए ले जा रहा है। मुझे फौरन से उस परी को बचाना होगा। उसके बाद राजकुमार अपनी जादुई शक्तियों से हवा में उड़ते हुए उस राक्षस के सामने आ जाता है। फिर राजकुमार अपनी जादुई तलवार निकालकर राक्षस का रास्ता रोक लेता है। देख राक्षस, अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो इस परी को छोड़कर यहाँ से भाग जा, वरना मैं तेरा सर काट दूंगा। देख राजकुमार, बड़े दिनों की तलाश के बाद मुझे ये खूबसूरत सी परी मिली है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। चल हट जा यहाँ से, वरना मैं अपने पंजों से तेरा सीना चीर दूंगा। लगता है तू सीधी तरह से नहीं मानेगा। अगर तुझ में हिम्मत है तो आगे आकर मेरा सामना कर। बस फिर क्या था, राजकुमार की ललकार सुनकर राक्षस का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो राजकुमार पर हमला कर देता है। लेकिन राजकुमार बहुत ही फुर्तीला और बहादुर था। वो राक्षस को बिल्कुल भी संभलने का मौका नहीं देता और तलवार के एक ही वार से उसका सर काटकर अलग कर देता है। राजकुमार जी, अगर आप सही वक्त पर नहीं आते तो ये राक्षस मुझे जान से मार डालता। मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जैस्मिन परी की खूबसूरत आँखों में देखते ही राजकुमार उसके प्रेम में पड़ जाता है। सच में तुम्हारे जितनी खूबसूरत परी मैंने आज तक नहीं देखी। तुम्हें देखते ही मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? राजकुमार की बात सुनकर जैस्मिन परी बहुत खुश हो जाती है। आप जैसे नेक और बहादुर राजकुमार को भला कौन सी परी इनकार कर सकती है। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर राजकुमार बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद राजकुमार जैस्मिन परी को अपने महल में लेकर जाता है। माँ, तुम हमेशा मुझसे कहती रहती थी ना कि मैं जल्दी से शादी कर लूँ। आज मुझे मेरी पसंद की परी मिल गई है। अब मैं इसी से शादी करूँगा। लेकिन जैस्मिन परी को देखते ही रानी परी गुस्से से तिलमिला जाती है। अरे नालायक, ये तो रास्ते की कोई भिखारन है। तू इसे मेरी बहू बनाना चाहता है? नहीं नहीं, मैं इसे अपनी बहू नहीं बनाने वाली। अच्छा तो ठीक है माँ, मेरा भी फैसला सुन लो। मैं शादी करूँगा तो सिर्फ इसी परी से करूँगा, वरना मैं महल छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊँगा। तभी रानी परी की दासी पल्लवी धीरे से उसके कान में कुछ कहती है। पल्लवी परी की बात सुनते ही रानी परी मुस्कुराने लगती है। मुझे माफ कर दे बेटा, गुस्से में मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। लेकिन मैं तेरी हर बात मानूंगी क्योंकि तू मेरा इकलौता बेटा है। कल ही मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। ये सुनकर राजकुमार और जैस्मिन परी दोनों बहुत खुश होते हैं। उसके बाद राजकुमार जैस्मिन परी को अपनी जादुई शक्ति से हवा में उड़ाते हुए उसे उसके घर पहुंचा देता है। अब कल शाम को मैं इसी वक्त यहाँ बारात लेकर आऊँगा। उसके बाद हमारी शादी हो जाएगी और हमें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। फिर राजकुमार वापस अपने महल चला जाता है। लेकिन उसी रात जैस्मिन परी से मिलने के लिए रानी परी की दासी पल्लवी परी आती है। सुनो बेटी, रानी परी बहुत ही दुष्ट है। उसने झूठ कहा था कि वो तुम्हारी शादी राजकुमार से करवाएगी। दरअसल वो तुम्हें जान से मारना चाहती है। रानी परी तो बहुत ही खतरनाक है। यहाँ की कोई भी परी उनका सामना नहीं कर सकती। लगता है अब मुझे वो जिंदा नहीं छोड़ेंगी। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हारी शादी जरूर करवा दूंगी। वो दुष्ट रानी परी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी।
फिर जैस्मिन परी राजकुमार को फोन करके उसे सारी बात बता देती है। जैस्मिन परी के कहने पर राजकुमार उसी वक्त जैस्मिन परी के घर पर आ जाता है। फिर पल्लवी परी उन दोनों को परी देश के एक जादूगर के पास ले जाती है। उसके बाद पल्लवी परी उस जादूगर को सारी बात बताकर उससे मदद मांगने लगती है। वो जादूगर बहुत ही दयालु और इंसाफ पसंद था। इसके बाद जादूगर राजकुमार और जैस्मिन परी को उड़ने वाला एक घोड़ा देता है। फिर जैस्मिन परी और राजकुमार उस पर जल्दी से बैठ जाते हैं। तभी जादूगर उनसे कहता है, अब ये घोड़ा तुम दोनों को हवा में उड़ाकर चांद के ऊपर ले जाएगा। वहाँ हम जादूगरों की एक बहुत ही शानदार खूबसूरत सी बस्ती है। मैं अभी वहाँ फोन करके उनको सारी बात बता दूंगा। उसके बाद वो लोग तुम दोनों की शादी करवा देंगे। फिर वो जादुई घोड़ा राजकुमार और जैस्मिन परी को लेकर चांद की ओर निकल पड़ता है। दूसरी तरफ वो जादूगर चांद पर रहने वाले जादूगर और जादूगरनियों को फोन करके सारी बात बता देता है। राजकुमार और जैस्मिन परी जब चांद के ऊपर पहुंचते हैं तो सभी जादूगर और जादूगरनियां उनका धूमधाम से स्वागत करते हैं। फिर सारी तैयारी करके वो सभी राजकुमार और जैस्मिन परी की शादी करवा देते हैं। रानी परी जैस्मिन परी और अपने बेटे को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिलती। उधर जैस्मिन परी और राजकुमार दोनों चांद पर रहते हुए हंसी खुशी से अपनी जिंदगी गुजारते हैं।